माँ सपना, बहुत कर ली मैंने मजदूरी। देखो मैंने पैसे जोड़कर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीद ली है। अरे भगवान करे अब बस तेरा गन्ने का जूस बेचना शुरू हो जाए। विनोद के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ने की खेती करता था और अंकित मेहनत मजदूरी करता था, क्योंकि इस बार उनकी गन्ने की फसल अच्छी हुई थी। इसीलिए अंकित अपनी सारी सेविंग्स जोड़कर मशीन लेकर आता है और अगले ही दिन स्कूल के पास एक छोटी सी जमीन किराए पर लेकर घर जा रहा होता है। तभी गर्मी और धूप की वजह से उसे चक्कर आते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी विनोद पर आ जाती है और गर्मी की वजह से अक्सर विनोद की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ जी 10 दिन हो गए हैं, पापा जी अकेले कैसे घर संभालेंगे। बहू तेरे ससुर की चिंता तो मुझे भी हो रही है। कल रात से उन्हें बुखार है और फिर भी आज वो खेत गए हैं गन्ने की कटाई कर उन्हें बेचने। अंकित के एक्सीडेंट के बाद पूरा परिवार परेशान रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन धूप और गर्मी से परेशान राजू घर आता है और गन्ने का जूस पीने की जिद करता है। माँ स्कूल के बाद सभी बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी गन्ने का जूस पीऊं। आपने कहा था पापा गन्ने का जूस बेचेंगे तो आप मुझे रोज पिलाओगे, पर पापा की तो तबीयत खराब है और दादाजी अपने खेत में ही रहते हैं। राजू दिखाई नहीं देता माँ गर्भवती है, ऐसे में उन्हें और परेशान मत कर, वैसे ही हम सब काफी परेशान हैं। जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ तब से आप सब बस मुझे डांटते ही रहते हो, आप सब बुरे हो, कोई मुझे गन्ने का जूस पिलाना नहीं चाहता। माँ राजू अभी छोटा है, उसे डांटने का कोई फायदा नहीं। राजू चल मैं तुझे गन्ने का जूस पिला कर लाती हूँ। पर काजल तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, वो भी किराए के। कोई बात नहीं भाभी, 10 रुपए से कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर काजल राजू को बाहर गन्ने का जूस पिला कर लाती है। ऐसे ही एक दिन आशा, आज खेत जाने की हिम्मत नहीं हो रही, पूरा शरीर टूट रहा है। दादू आप खेती छोड़ दो, मैं स्कूल के बाहर गन्ना बेचना शुरू कर दो। मैं स्कूल के बाहर कुछ भी बेचो, बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है। माँ पापा जी की बस की अब और काम करना नहीं है। 15 दिन हो गए हमारी मशीन स्कूल के बाहर खड़ी है। वो मशीन खराब हो, इससे अच्छा है मैं गन्ने का जूस बेचना शुरू कर दूं। तुम्हारा दिमाग खराब है सपना, गन्ने का जूस निकालना हर किसी के बस की बात नहीं, और तुम गर्भवती हो। बहू सही कह रही है, किसी को तो घर में काम करना ही पड़ेगा। बहू मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह दोनों सास बहू अगले ही दिन स्कूल के बाहर जाती हैं, जहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचने लगती हैं। कुछ देर में स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है और उनके पास भीड़ जमा हो जाती है। आंटी मुझे 10 रुपए वाला ग्लास दे दो। हाँ बच्चों बस अभी दे रही हूँ। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी गन्ने का रस निकालती है और बच्चों को 10 रुपए ग्लास जूस बेचती हैं। कुछ ही देर बाद जब बच्चों की भीड़ कम होती तो उनके पास कुछ औरतें आती हैं। बहन तुम्हारी बहू गर्भवती है और तुम इतनी गर्मी में धूप में टेंट लगाकर गन्ने का जूस बेच रही हो। मेरी बहू भी गर्भवती है। अगर कम समय में ज्यादा पैसे कमाने तो हमारे मोहल्ले आ जाओ। ठीक 2 बजे मेरी बहू को गन्ने का जूस पीना होता है, वो यहाँ तक नहीं आ सकती है। हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, हम कल ठीक 2 बजे आप दोनों के घर आपकी बहू को गन्ने का जूस देने के लिए आ जाएंगे। पहले ही दिन दोनों सास बहू को मोहल्ले से 2 ग्राहक मिल जाते हैं और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है तो उन्हें भी काफी अच्छा लगता है और अगले ही दिन दोनों सास बहू ठीक 2 बजे उन दोनों औरतों के घर पहुंचती हैं। ये लो बहन आपका गन्ने का जूस। अम्मा जूस तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। आशा और सपना शीतल को गन्ने का जूस देकर पूजा के घर जाती हैं, जिसके बाद जब वो दोनों दोबारा मोहल्ले से अपने घर के लिए जाने लगते हैं तो रास्ते में 2 और औरतें जाकर उसे रोक लेती हैं। तुम गन्ने का जूस देने आई थी, मेरी बहू भी गर्भवती है, उसे भी गन्ने के जूस की जरूरत है। इस वक्त मेरी बहू को भी गन्ने के जूस देने आ सकती हो? हाँ हाँ आंटी जी क्यों नहीं। मोहल्ले से निकलती सपना और आशा को एक और ऑर्डर मिल जाता है और वो दोनों काफी खुश होती हैं। अगले दिन दोनों सास बहू ठीक 2 बजे गन्ने का जूस देने के लिए पहुंच जाती हैं, पर जब तक वह उन चारों तक गन्ने का जूस पहुंचाती हैं जूस गर्म हो जाता है। आज मजा नहीं आया, गन्ने का जूस ठंडा ही अच्छा लगता है, तो गर्म हो गया। गर्मी ज्यादा है ना इसलिए गर्म हो गया। कल से हम बर्फ लेकर आएंगे पर आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे बहन जरा रुको, तुम यहाँ मोहल्ले पर घर घर जाकर गर्भवती औरतों को गन्ने का जूस दे रही हो। मेरे सास ससुर बीमार है, उन्हें भी गन्ने के जूस की जरूरत है। गर्मी भी ज्यादा हो रही है। मेरे घर भी क्या तुम इसी वक्त गन्ने का जूस देने आ सकती हो ठीक 2 बजे? इसमें भी कोई कहने वाली बात है बहन, हमारा तो काम ही यही है, क्यों नहीं आएंगे। इस तरह जब दोनों सास बहू मोहल्ले में गन्ने का जूस देने जाती, मोहल्ले का कोई ना कोई नया व्यक्ति आकर उन्हें भी अपने घर जूस देने का ऑर्डर दे देता और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मोहल्ले के आधे से ज्यादा घर में दोनों सास बहू जूस देने का काम शुरू कर देती, जिस वजह से कुछ को लेट गन्ने का जूस देती है। बहन मैंने तुम्हें 2 बजे बोला था, 3 बज गए।
माफ करना बहन, इस मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं और कम से कम 10 घर गन्ने का जूस देना पड़ता है। हाँ तो फिर अपना जग छोड़कर बड़ा सा थर्मस ले लो ना। हाथ में बहू के बर्फ और गन्ने का जूस लेकर घूमती हो, थर्मस ले लोगी तब बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार में ज्यादा से ज्यादा घर में जूस पहुंचा पाओगी। शोभा का आइडिया दोनों सास बहू को काफी पसंद आता और दोनों सास बहू घर जाती हैं। माँ भाभी आप दोनों बहुत थक गई होंगी ना, खाना खा लीजिए। तुम दोनों सास बहू कितनी मेहनत कर रही हो। बहू मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम ऐसी हालत में भी काम कर रही हो। पापा जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आज मेहनत करेंगे तभी तो आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे से जी पाएंगे। चलिए माँ जी शाम हो गई, थर्मस लेकर आते हैं। कुछ देर आराम करके दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं और वहां से 2 बड़े बड़े थर्मस लेकर आती हैं और अगले दिन थर्मस में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस निकालकर मोहल्ले में देने जाती हैं। आ जाइयो तुम सही समय पर, जूस भी ठंडा है तुम्हारा। अब जल्दी से जूस पी के ग्लास दे दीजिए, दूसरे घर में भी जाना है। अगर दोनों सास बहू एक साथ जूस देती रहोगी ना तो लेट ही हो जाओगी। दोनों अलग अलग जूस बेचो और मैं तो कहती हूँ जिसका जूस पहले खत्म होता है वो पहले जाकर जूस निकाले ताकि तुम्हारा समय बचे। एक बार फिर शोभा अच्छा आइडिया देती है। दोनों सास बहू अब सभी को जूस देकर जब वहां से जाने लगती हैं तभी स्कूल की बस रुकती है और बस से उतरते ही सभी बच्चे अपने घर वालों से गन्ने के जूस पीने की जिद करते हैं। माँ मुझे भी गन्ने का जूस पीना है। आपको पता है दोपहर में 2 बजे तक कितनी गर्मी हो जाती है। हम इतनी धूप में, बस में, गर्मी में स्कूल से घर आते हैं और मोहल्ले की सारी औरतें ना आंटी से गन्ने का जूस ले रही है, हमारे लिए भी लगवाते हो ना गन्ने का जूस। बहन कल से हमारे घर भी आ जाना, हमारे बच्चों को गन्ने का जूस देने 2 बजे। देखते ही देखते कुछ दिनों में पूरा मोहल्ला दोनों सास बहू से उनके गन्ने का जूस लेने लगता है। इस तरह दोनों सास बहू की कमाई अच्छी होती है और वो उस जमीन को परमानेंट खरीद लेते हैं और अपनी दुकान खोलते हैं। माँ जी आप बहुत जल्दी थक जाती हैं और धूप भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, इसलिए आप पापा के साथ यहीं पर बैठकर गन्ने का जूस निकालना। मैं दोनों हाथों में थर्मस ले जाकर डिस्पोजल में लोगों को गन्ने का जूस दूंगी ताकि समय पर उन्हें उनके गन्ने का जूस मिल सके। बहू गन्ने का रस मैं निकाल दूंगा, तुम अपनी सास के साथ जाना। तुम गर्भवती हो, ऐसे समय में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। क्योंकि उन्होंने अब उस जगह अपने गन्ने के जूस की दुकान खोल ली थी इसलिए ग्राहक दुकान पर भी आना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह दोनों सास बहू मोहल्ले में जाकर जूस बेचती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना उस मोहल्ले के बाहर अपनी एक और गन्ने की जूस की छोटी सी दुकान खोल लेती है। अरे वाह बेटा, ये तुमने सही किया। कई बार हम लोगों को भी शाम को गन्ने का जूस पीने का दिल कर जाता है और जब तुम 2 बजे हमें जूस देने आती हो उस वक्त भी मन करता है, पर क्योंकि हमने तुम्हें पहले नहीं बोला होता इसलिए लेते भी नहीं है। अब तुमने मोहल्ले में ही खोल लिया है तो जब दिल करेगा तब आया करेंगे पीने। पर मेरे सास ससुर बूढ़े हैं, तुम्हें तो मेरे घर ही आना पड़ेगा इस गर्मी में। और मेरी बहू का तो 9वां महीना चल रहा है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मोहल्ले के बाहर दुकान खोलिए तो क्या घर घर गन्ने का जूस देना थोड़ी ना छोड़ा है। आप सबके घर आपका जूस देने आऊंगी मैं। 2 जगह दुकान करने के बाद भी सपना मोहल्ले के घर घर जाकर जूस देना बंद नहीं करती। इस तरह अब आशा अपने पति के साथ जूस बेचने का काम करती तो वहीं मोहल्ले के बाहर सपना अपने पति के साथ जूस बेचने का काम करती और कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी भाभी की मदद करवाने के लिए काजल भी उनकी दुकान पर आती है और इस तरह एक गरीब परिवार गन्ने का जूस बेचकर अपनी अच्छी खासी आमदनी कमाते हैं और 2 जगह अपने गन्ने के जूस की दुकान खोल लेते हैं। बड़ी सी नदी है और नदी किनारे मिडिल क्लास घर के बाहर इतनी गर्मी में घूंघट में अनीता कपड़े धो रही है और आरती नलका चलाकर पानी भर रही है और वो अपना थोड़ा सा घूंघट सिर के ऊपर कर लेती है। जेठानी जी बहुत गर्मी है इसलिए मैंने अपना थोड़ा घूंघट सरका लिया, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। अनीता कुछ बोल पाती उससे पहले वहाँ हाथों में सब्जी का थैला लिए आशा आती है। बहू ये क्या, मैंने कितनी बार बोला है ना हमारे घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं, फिर तूने अपना घूंघट कैसे ऊपर किया? बड़ी बहू तूने इसे समझाया नहीं क्या कि हमारे घर के तौर तरीके क्या हैं? आशा अपनी दोनों बहुओं पर गुस्सा हो रही होती है तभी उसके पड़ोस में एक नया परिवार जो कि शहर से आया था वो शिफ्ट हो रहा होता है। अरे आंटी इतनी गर्मी और धूप है, आप क्यों अपनी मासूम बहुओं पर भड़क रही हैं? हल्का सा घूंघट ही तो सरका है। इतना बोलकर पायल अपने परिवार के साथ घर में चली जाती है और पायल की ये बात आशा को तीर की तरह लगती है। पता नहीं हमारे गांव में कैसे कैसे लोग आकर बस रहे हैं। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने तुम दोनों को मॉडर्न बहू के साथ देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। पता नहीं कैसी सास है उसकी जिसने बहू से घूंघट तक नहीं करवा रखा है। और तुम आरती बहू, आज माफ कर रही हूँ, अगर फिर ऐसी गलती की तो घर से निकाल दूंगी।
जहां आशा अपनी दोनों बहुओं को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं शांति पायल से कहती है, बहू तुझे क्या जरूरत थी बाहर कुछ कहने की। उनके घर का पर्सनल मामला है और तू नहीं जानती गांव के लोगों को। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। माँ जी आप तो जानती हैं मैं अपने सामने गलत होता नहीं देख सकती। वैसे कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, पास में नदी नहीं है, ये देखकर मुझे सुकून मिला। इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। तुम्हारा इस बार ट्रांसफर इतनी घटिया जगह हुआ है, मुझे तो लगा नदी भी नहीं मिलेगी, पर भगवान का शुक्र है पास में एक नदी तो है। चलिए माँ जी। पायल अपनी सास के साथ नदी पर साबुन तौलिए लेकर जाती है और सास के साथ नदी में नहाने चली जाती है। माँ जी नदी ज्यादा अच्छी है स्विमिंग पूल से, कितना अच्छा लग रहा है नहाकर नदी में। हाँ बहू पर अब हमें चलना चाहिए, सारा सामान घर में फैला हुआ है, उन्हें भी तो ठिकाने लगाना है। दोनों सास बहू नदी से नहाकर बाहर आती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पायल अपनी सास के साथ हाथों में कपड़े लिए नदी पर नहाने के लिए जा रही होती है तो उसकी नजर अनीता और आरती पर पड़ती है, जो घूंघट में नलके से पानी भर रही थी। अरे इतनी गर्मी में तुम घूंघट करके नलके से पानी कैसे भर सकती हो? एक काम करो मेरे साथ नदी पर चलो नहाने। हम नदी पर नहीं जा सकते, हमारी सास ने मना किया। हम नलके के पानी से अपने बाथरूम में नहा लेंगे, हमने घर के बाहर बाथरूम बना रखा है। तुम जाओ, अगर मेरी सास ने देख लिया तो बेकार ही हम पर नाराज होंगी। पर दीदी मेरा बहुत दिल कर रहा है। भूल गई क्या कल क्या हुआ था? इस मॉडर्न बहू की वजह से। और लंबा घूंघट करो और बाथरूम में बाल्टी का पानी लेकर जाओ नहाने के लिए। अनीता की बातें सुनकर पायल को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी सास के साथ नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। तो वहीं आरती भी बाल्टी का पानी लेकर घर के बाहर बने बाथरूम में नहाने जाती है। पास में इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद भी अनीता को छोटे से बाथरूम में नहाना पड़ता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन घूंघट में दोनों बहुएं घूंघट में काम कर रही होती हैं कि तभी बहू मैं कीर्तन में जा रही हूँ, शाम को घर आऊंगी, तुम दोनों घर से बाहर कदम मत रखना। वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है और घूंघट में ही रहना घर में भी। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और आशा के जाते ही आरती अनीता से कहती है, जेठानी जी मेरा दम घुट रहा है इस घूंघट में, कितनी गर्मी लग रही है। ना तो माँ जी नदी पर नहाने जाने देती है और ना ही घूंघट हटाने देती है। आप इतने सालों से कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही हैं? आरती तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। जब मैं आई थी तो शुरू में भी मुझे ऐसे ही दिक्कत हुई थी, पर फिक्र मत करो, समय के साथ तुम्हें भी मेरी तरह आदत हो जाएगी। और ससुराल में तो हम लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज भी करना ही पड़ता है। दोनों बहुएं गर्मी और घूंघट से परेशान हो जाती हैं। वो भी नदी में नहाने जाना चाहती थी पर अपनी सास के डर के चलते नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन नदी से पायल नहा कर आती है और छत पर अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए ले जाती है, जहां उसकी नजर अनीता और आरती पर पड़ती है, जो घूंघट में तपती धूप में छत से कपड़े उतार रही थी। अरे छत पर इतनी तेज धूप हो रही है, तुम दोनों पसीने से पूरी गीली हो गई हो और तुम इतनी गर्मी में घूंघट में कपड़े उतार रही हो। अरे अभी कोई नहीं है, घूंघट हटा दो। हमारी सास और पति तुम्हारी सास और पति जितने खुले ख्यालों की नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम घर में बिना घूंघट के थे तो हमारी खैर नहीं। चलो आरती। अनीता और आरती अपनी सास से काफी ज्यादा डरती थी, इसलिए वो घूंघट में बाहर नलके से ही पानी भरती और घूंघट में ही बाहर बने बाथरूम में नहाती। एक नहाती तो दूसरी बाहर घूंघट में खड़ी रहती। एक दिन पति के साथ पायल एसी में बैठी हुई कहती है, निखिल जी हमारी जो वो दो पड़ोसन है जो घूंघट में रहती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। उनके पति भी उनका साथ नहीं देते। उनके पति आप ही की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझाओ दिखाओ। जमाना कितना बदल गया है ताकि वो अपनी बीवियों का साथ दे। ठीक है मैं करता हूँ कुछ। निखिल बहुत समझदार इंसान था जो पायल की सारी बातें सुनता है और मानता था। ऐसे ही एक दिन निखिल पवन और रजत से लंच करते हुए बात करता है। पवन भाई, रजत भाई, आप दोनों ऑफिस में कितना अच्छा काम कर रहे हो, पर फिर भी देखो हमारी HR फीमेल है, वो भी शादीशुदा। देखो गांव में शादी होने के बाद भी कैसे पैंट शर्ट पहन कर आती है। जमाना कितना आगे बदल गया है ना। और अब कोई अपनी बीवी को घूंघट में नहीं रखना चाहता, तो क्या आपकी बीवियों का मन नहीं करता घूंघट के बिना खुलकर जीने का? निखिल की बातें सुनकर पवन और रजत कुछ नहीं कहते और समय यूं ही गुजरता है। और एक दिन दोनों घूंघट वाली बहुएं नलके पर पानी भर रही थी और नहाने जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पायल और शांति आती है। देखो तुम्हारी सास बाजार गई हैं और अब सीधा 2-3 घंटे के बाद ही आएंगी। नदी पास में ही है, चलो नहाने चलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बहू, तुम्हारी घूंघट की वजह से किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम आशा की बहुएं हो। उस दिन पहली बार हिम्मत करके अनीता और आरती बाथरूम में जाकर पायल और शांति के साथ नदी पर नहाने जाती हैं, जहां वो लोग नदी में नहाते हुए काफी एंजॉय करते हैं।
दीदी कितना मजा आ रहा है ना नदी में नहाने में। आपको पता है शादी से पहले मैं हमेशा नदी पर ही नहाने आती थी। सच में आज बहुत दिनों के बाद मैं नदी पर नहाने आई हूँ। इस तरह आरती, पूजा, शांति, पायल नदी में नहाकर अपने अपने घर जाती हैं और आशा को पता भी नहीं चलता। समय गुजरता है और एक दिन लिविंग हॉल में बैठी आशा कहती है, बहू 1 बज गए, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना टपक रहा है। अब तो तुम दोनों के शरीर से बदबू भी आ रही है। नहाना नहीं है क्या आज तुम्हें? माँ जी बस नहाने ही जा रहे थे, पर आज तो आपको अपनी दोस्त की बहू की मुंह दिखाई में जाना था, आप गई नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया। आशा को आज अपनी दोस्त की बहू की मुंह दिखाई में जाना था, इसलिए वो बड़ी ही जल्दबाजी में घर से निकलती है और आशा के निकलते ही आरती, अनीता, पायल के घर जाती है। हमारी सास आज भी घर में नहीं है, तो क्या फिर से नदी पर चले नहाने? हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुमने अपने पति से बात की इस घूंघट को लेकर? हमने तो बात नहीं की, पर रजत ने रात में खुद मुझसे कहा कि कमरे में ना घूंघट ना करूं, और ये बात मेरी सास को मत बताना। अब मैं उनके सामने बिना घूंघट के रहती हूँ। इतना बोलकर आरती शर्मा जाती है और वो लोग फिर से नदी पर नहाने जाते हैं और मजे करते हैं। समय यूं ही बीतता है और इस तरह छुपकर आरती, अनीता, पायल के साथ मौका मिलते ही नदी पर नहाने के लिए चली जाती। ऐसे ही एक दिन, बहू मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। आशा के निकलते ही आरती और अनीता भी पायल के साथ नहाने के लिए नदी पर चली जाती हैं। पर आधे रास्ते में आशा को याद आता है कि उसने पैसे नहीं लिए। अब घर वापस आती है और दरवाजा बाहर से बंद पाती है। दरवाजा बाहर से बंद है, ये दोनों कहाँ चली गईं? इतना बोलकर आशा घर में जाती है और अपनी दोनों बहुओं को ढूंढती है। कुछ ही देर में आरती और अनीता पायल के साथ नदी से नहा कर आती हैं। नदी से आते हुए आशा उन्हें देख लेती है और उन्हें एक थप्पड़ मारती है। मैंने कहा था ना इस लड़की से दूर रहना। आ गई ना तुम दोनों भी इसकी संगत में। हो ना हो तुम नदी पर बिना घूंघट के नहा रही थी। अरे नदी पर नहाना ही क्यों है, ये बाहर बाथरूम क्यों बनवाया है? बहन तुम बेकार नाराज हो रही हो। मेरी बहू शहरी है, मॉडर्न है, पर बदतमीज नहीं। तुम तो चुप ही करो। तुमने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है कि वो खुद तो बिगड़ गई, साथ में मेरी बहू को भी बिगाड़ रही है। और अनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू भी इसके रंग में रंग गई। बहुत शौक है ना नदी में नहाने का, निकल जाओ मेरे घर से। छोटी सी गलती पर आशा अपनी दोनों बहू को घर से निकालने लगती है। तभी वहां रजत और पवन आते हैं और अपनी बीवियों का हाथ पकड़कर वापस घर में आते हैं और अपनी बीवियों का घूंघट हटाते हुए अपनी माँ से कहते हैं, बस बहुत हुआ माँ, हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हमने अपनी बीवियों को घूंघट में रखा, वरना हम खुद भी घूंघट के खिलाफ है। और क्या हुआ अगर हमारी बीवी नदी पर जा रही है नहाने के लिए? पहले जमाने की औरतें भी तो नदी पर ही जाती थी नहाने, और जहां तक हमें याद है आप भी नदी में ही नहाती थी। बाथरूम तो अब बने हैं, फिर आप हमारी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और हमने अब फैसला कर लिया है, हमारी बीवी अब बिना घूंघट के रहेंगी और उनका जब नदी जाने का दिल करेगा तब वो नदी पर जाएंगी। अगर आपको दिक्कत है तो कह दीजिए, हम अपनी बीवियों के साथ आपका ये घर छोड़ देंगे। आंटी जी समय बदल गया है, एक बार आप गांव घूमिए, लोगों को देखिए, आपकी सोच भी बदल जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अनीता और आरती अपनी सास की बात के खिलाफ नहीं जाती और घूंघट कर लेती है। ये देख आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद अपनी दोनों बहुओं का घूंघट हटाकर उनसे बोलती हैं, नहीं बहू, ये घूंघट हटा दो। तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी गर्मी लगती होगी, तुम्हारा भी दिल करता होगा कि तुम भी बाहर जाओ, नदी में नहाओ। मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सकी। इस तरह आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहुओं का घूंघट हटाकर उन्हें आजाद कर देती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है।